अब इलेक्शन कैंपेन में एंट्री हो गई है बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ की। महाकुंभ की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, दिलचस्प तस्वीरें जिस पर लगातार चर्चा चलती रही, जहां पर योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ कुंभ में स्नान करते हुए दिखाई दिए। कुंभ की कामयाबी के साथ दिल्ली में जब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है, और वो भी तब जब इससे पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा उनका चुनावी रैलियों में पहले भी गूंजा, चाहे महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू में। और इन चुनावी रैलियों के बाद जो योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट है, जहां रैली की वहां पर कितनी सीटें हासिल हुई, अगर उस नजरिए से देखा जाए तो क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भी कोई करिश्मा करने जा रहे हैं बीजेपी के लिए? क्या 26 साल का वनवास खत्म होगा? ये सभी सवाल हैं और इसी पर आज हमारी चर्चा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? तो आइए सीधी शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से डॉक्टर निमि रस्तोगी आज पैनल में हैं और बीजेपी से डॉक्टर ममता त्यागी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत ममता जी आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी आ गए हैं और दिल्ली में आते हुए आज जब उनकी रैली में बात होनी शुरू हुई तो क्लियर कट फोकस आपके नेता और पार्टी रही है, और उन्होंने ये कहा, पहली बात तो झूठ बोलने की मशीन, रोहिंग्याओं को आपने दिल्ली में बसाया है, ये आरोप था। झूठे वादे किए, बिजली 3 गुनी महंगी है यूपी के मुकाबले, ये उनके आरोपों के जो मुख्य बिंदु थे वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल कैसे हमने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज में संगम में स्नान किया, और एक्चुअली वो तस्वीरें देश भर में वायरल हैं, अपने अपने तरीके से लोग उन तस्वीरों को देख रहे हैं और उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर वहां पर हैं तो कुंभ की व्यवस्था और सारी बातें केंद्र में है ही, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल यमुना में जाकर इस तरह से अपनी कैबिनेट के साथ स्नान कर सकते हैं? मीनाक्षी जी, आपने बहुत सारी बातें जो आपने बोली। ममता जी एक सेकंड, मैं पहले निमि जी से इस पर रिएक्शन ले रही हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। मैम आपके पास आती हूँ अभी, क्योंकि योगी जी की हमने बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी सुनवाए हैं, तो एक बार जरा आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी हो जाए, फिर आपके पास आती हूँ मैम जी। मीनाक्षी, योगी जी का दिल्ली में स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का दूसरे राज्य में पूरी तरह से हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अनाप शनाप कुछ भी बोल जाएंगे। बिजली के मुद्दे पर तो रियली सरप्राइज हो रहा है कि उन्होंने कहा है, क्योंकि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली और 24 घंटे बिजली है। अगर आप 200 यूनिट खर्च करते हैं तो 0 बिल है, 400 यूनिट खर्च करते हैं तो 800 रुपए का बिल है, जबकि यूपी में ये 4800 का है। तो किस तरह से कह रहे हैं? बल्कि यूपी में अभी सुनने में आया है कि जो कनेक्शन लगाते हैं 2 किलोवाट का कनेक्शन, जो दिल्ली में 600 रुपए का शुल्क देना पड़ता है, यूपी वालों ने उसे बढ़ा के 2100 से 3200 रुपए कर दिया है। आई मीन किस बेस पर? एटलीस्ट जो वो आंकड़े पढ़ रहे हैं उनमें कुछ तो सच्चाई हो। तो मुझे काफी हैरानी हो रही है। और ये जो यमुना में और नदी में कुंभ में स्नान करने वाली बात है, वेल कुंभ सबका है, हमारी भी कुंभ में आस्था है। यमुना साफ नहीं हो पाई है, उसके लिए हमने वाकई स्वीकारा है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर आप दिल्ली वालों को बरगला नहीं सकते। मेरा जेंटल सजेशन ये है कि प्लीज डिवाइड करने वाली बात मत कीजिए, धर्म की बात मत कीजिए। दिल्ली के लोग अलग तरह से सोचते हैं। ममता जी, दिल्ली के लोग अलग तरह से सोचते हैं क्या? योगी जी को फिर ये जानकारी नहीं है एज पर आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो कह रहे हैं? आप एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले यमुना जी की बात, 8000 करोड़ रुपए खर्च करके आज अगर कोई पार्टी सॉरी कह रही है तो बस मुझे एक बात बता दीजिए, यमुना की लेंथ जो दिल्ली में बह रही है पता है वो कितना है? हार्डली 22 किलोमीटर्स। 22 किलोमीटर्स पे लगभग 8000 रुपए खर्च कर दिया गया, यानी पर किलोमीटर 400 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपए। कहाँ है वो पैसा? पहली बात। दूसरी बात करते हैं नहाने की, तो भूल जाइए। आज खड़े होके तो दिखा दी, बहुत दूर की बात।
यमुना नदी जब पाला से दिल्ली में एंटर करती है, उसका बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आपने अगर सुना हो कि किसी भी नदी की पानी की प्योरिटी को जज किया जाता है वो मात्र 2 होता है, और जितनी 22 सीवेज ड्रेनेज जो हमारी यमुना माँ नदी में गिर रही हैं, जब वो दिल्ली से बाहर निकलती है तो बीओडी 37 होता है। जानते हैं झाग बनता क्यों है? झाग बनता है कि जब वहां पर उस पानी में कोई भी लाइव एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, ना वहां फिश पनप सकती, ना वहां ऑर्गेनिक बैक्टीरिया डेवलप हो सकते, तो वो नदी अपने आप को साफ ही नहीं कर सकती। 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद हम माफी भी कैसे मांग सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात करते हैं बिजली की। बिजली कहाँ महंगी, मैं आपको बताती हूँ। जो इंडस्ट्रियल बिजली की सप्लाई हो रही है, जो दिल्ली एनसीआर के बाहर, दिल्ली के बाहर है, उसका रेट 4 से 5 रुपए पर यूनिट है, और दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल रेट 8 से 9 रुपीज है। जानते हैं दिल्ली में पिछले 10 साल में एक भी नई इंडस्ट्री नहीं लगी, एक भी कोई कॉन्क्लेव नहीं किया गया ये फॉरेन इंडस्ट्रीज को यहाँ लाने के लिए। क्या कर रहे हैं? क्यों लूट मचा रहे हैं? ठीक है, जवाब दीजिए निमि जी। देखिए, यमुना के बारे में जो 8,000 करोड़ रुपए का झूठ भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है वो पूरी तरह से गलत है। यमुना पर हम मानते हैं, और उसका कारण भी हम बता रहे हैं कि जो कच्ची कॉलोनीज थी उनका सीवर यमुना में बहता था, उनके लिए सीवर की लाइन व्यवस्था नहीं थी। अब हमने सीवर की व्यवस्था कर दी है और ये वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन फिर भी 8,000 करोड़ रुपए की जो फिगर है ये बहुत ही झूठी फिगर है। ऐसा कोई खर्चा नहीं हुआ है। अगर है फिगर नहीं है, ये आरटीआई की सरकार ने आंकड़े दिए हैं, ये कोई मन तो हमें सबूत दिखाइए। अच्छा बता रही हूँ, ये कोई सरकार बीजेपी ने ये आंकड़ा नहीं निकाला है, ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, नहीं हुआ है, ये बीजेपी का जनरेटेड आंकड़ा नहीं है। आंकड़े जो है पर्सपेक्टिव में देखे हमारे 5 सालों में देखिए कोई 8,000 करोड़ पिछले 5 साल आप दिखा देते कि मीनाक्षी जी एक एक करके हमने वो पैसा कहीं और लगाया है। पैसा है ही नहीं, पैसा ऐसे गायब नहीं होता है मैडम। पैसा पहले दिखाइए तो सही, सोर्स कहाँ है, कहाँ गया। आपकी आरटीआई, आपकी सरकार ने जवाब दिया है, प्लीज मत सोचिए, सामने उसे मत करिए, ये तो जेन्युइनली इतनी सच्चाई तो रखिए देश के सामने। अब आरटीआई में क्लियर कट बोला गया और गवर्नमेंट ने जवाब दिया है। मैम हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सीवर लाइन बिछाने की वजह से हमारा ये अब जब सीवर लाइन की जनरेटेड आंकड़ा नहीं है, ठीक है, ये जब सरकार ने आरटीआई ने जवाब दिया। अब वो जो है एसटीपी में जब ट्रांसफर होती है, सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर के आमने सामने नहीं बैठे हैं, तो इसलिए अगर ऐसे बोलेंगे तो वो फिर बहुत डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं। प्लीज वन बाय वन, जिसको मैं बोलने का अवसर दूं, प्लीज वो व्यक्ति बोले, थोड़ा सा बेहतर तरीके से संवाद हो पाएगा। मनस्वी जी आप भी आ गए हैं पैनल में। मनस्वी जी, जिस तरह से चर्चा अभी चल रही है, योगी आदित्यनाथ ने आज रैली की और उनकी रैली के बाद जो हाई पॉइंट्स थे अभी हमने जस्ट वही डिस्कस किए थे। मैं आपसे भी आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहूंगी। दिल्ली के युद्ध में जब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है, क्या असर आप बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में उनके होने का देखते हैं? देखिए, इससे ये क्लियर इंडिकेशन है कि बीजेपी, ये इलेक्शन जो है कुछ दिन बाकी हैं अब इस इलेक्शन को होने में, तो बीजेपी फुल फोर्स से ये इलेक्शन लड़ने वाली है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर है, हिंदुत्व को अपनी स्लीव्स पे लेके चलते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। बीजेपी से उनका मोमेंटम आगे बढ़ता है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है बीजेपी का, ये उनका ये एक तरीके से एक स्ट्रैटेजी है जहां से हिंदू वोट कंसोलिडेशन करने का एक वो है योगी आदित्यनाथ को लाने से। और दूसरा डेवलपमेंटल, जैसे महाकुंभ हो रहा है तो डेवलपमेंटल बातों को सेंटर स्टेज देने का जो उन्होंने काम किया है पिछले कुछ सालों में, वो बताने की एक कोशिश की जा रही है, जहां से दिल्ली के वोटर्स यूपी के साथ डायरेक्ट लिंक इसलिए बिठा सकते हैं क्योंकि यूपी से बहुत सारे लोग दिल्ली में आते हैं, रहते हैं, लोगों का आना जाना है। तो इस आइडिया पे और बॉर्डर टच होती है यूपी दिल्ली की, तो ये आइडिया के ऊपर आई थिंक बीजेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे योगी आदित्यनाथ आने वाले कुछ दिनों में भी, ये मोमेंटम को बढ़ाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी गलत है, और ऑन द कॉन्ट्ररी अभी आम आदमी पार्टी को इन सब सवालों को जिस तरीके से वो बेहतरीन तरीके से पिछले इलेक्शंस में लगातार काउंटर करती आई है बीजेपी को, उसको नया इनोवेटिव अप्रोच से काउंटर करना पड़ेगा। तो जो पुराने तरीके उनके कामयाब हुए थे, अब उनको नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। बीजेपी को अगर हराना है तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे चढ़ते हुए
जैसे पिछले इलेक्शन में अगर भगवान राम सेंटर स्टेज का मुद्दा था बीजेपी का, तो वो हनुमान जी को लेके आगे थे आम आदमी पार्टी, तो वो काउंटर अच्छा करते हैं। उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सही रही है अब तक कुछ 3 इलेक्शन में दिल्ली के। पर ये वाला जो 25 का इलेक्शन है, ये थोड़ा उनके लिए टेक्निकली डिफिकल्ट है। उसको किस तरीके से वो काउंटर करता, तो ये आने वाली दिशा जो है आम आदमी पार्टी की राजनीति की, वो डिसाइड करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये इलेक्शन। ठीक है निमि जी, बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं योगी आदित्यनाथ, इसमें कोई डाउट नहीं। महाराष्ट्र में कैंपेन किया, झारखंड में कैंपेन किया, उसका जो फायदा मिला वो सीटों में और सरकार बनने में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं ऐसी कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखिए उन्होंने जिस तरह से कैंपेन किया उसका इम्पैक्ट दिखा। हरियाणा में उन्होंने 14 विधानसभा सीटों पर कैंपेन किया था और इनमें से 10 सीटों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। योगी आदित्यनाथ का जो सक्सेस रेट है, मतलब रैली जहां की और वहां जीत वोटों के कंपैरिजन में, तो उनका सक्सेस रेट 70% का रहा। महाराष्ट्र में भी उनका ये सक्सेस रेट 70% का रहा और महाराष्ट्र में ही उन्होंने वो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा भी जो फेमस हुआ, वहां पे उनकी पॉलिटिक्स का जो हिस्सा रहा। जम्मू में भी जिन 11 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया उसमें से 10 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अब देखिए ये सक्सेस रेट एक बेसिक पैमाना हो सकता है ये चेक करने की कोई स्टार कैंपेनर जब जमीन पर उतरता है तो उसका इम्पैक्ट क्या है। और मैं दिल्ली की डिटेल्स जब देख रही थी तो दिल्ली में गोंडा, शाहदरा, किराड़ी, द्वारका, पालम, राजेंद्र नगर, पटपड़गंज, बिजवासन, ये वो जगह है जहां पर उनकी रैलियां अभी प्रस्तावित हैं, जहां पर होनी है। 14 के करीब वो रैलियां करेंगे। अब जो सक्सेस रेट महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू में वोटों में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया है, मैम अगर दिल्ली में तब्दील हो गया तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या होगा? मीनाक्षी, नो डाउट योगी जी बहुत कैरिज्मेटिक लीडर हैं, वो अपने प्रदेश में अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आए हैं तो ये भी बताते जाएं कि दिल्ली की जनता को उनके कामों से क्या फायदा होगा, और ये भी बताते जाएं कि 52,000 स्कूल यूपी में क्यों बंद हो गए। ये भी बताते जाएं कि बेरोजगार युवक जब जॉब मांगने जाते हैं तो उन पे लाठियां क्यों बरसाई जाती हैं। ये भी बता दें कि उनके राज्य में पेपर लीक क्यों होते हैं, और ये भी बता दें कि उनके राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी खराब क्यों हैं कि सारा का सारा लोड दिल्ली के अस्पतालों पे पड़ता है। ये भी हम जानना चाहेंगे कि उनके इस हिंदुत्व के मुद्दे पर दिल्ली के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर होगी, बल्कि डिवाइड करके जाएंगे वो, उसका असर पता नहीं कहां तक होगा। तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि दिल्ली वालों को वैसे ही रहने दे जैसे वो हैं, दैट इज वो नॉन सांप्रदायिक है, नॉन कम्युनल है, तो वैसे ही रहने दीजिए। हाँ, आपका स्वागत है, आप आए हैं, हमें भी सुनने में अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, दैट्स इट। अच्छा, आप इंतजार करेंगी मतलब उनकी रैलियों और उनकी स्पीचेस का? आप पसंद करती हैं उनके भाषण? देखिए, है तो एक तरीका है उनके बोलने का, और इसमें कोई बात नहीं है, ये आर्ट है, लेकिन वाकई सब्सटेंस है कि नहीं और हमारे लोगों की जिंदगी पे क्या असर डाल सकता है, ये बड़ा डाउटफुल है। हर एक लीडर जो है सम्माननीय होता है, वो हमारे लीडरों को गालियां दे लेकिन हम किसी के लीडर को कभी कुछ अपशब्द नहीं कहेंगे, ये हमारी मर्यादा है। चलिए मनस्वी जी, लेकिन देखिए एक बात तो फिक्स है कि योगी आदित्यनाथ की अपनी एक पॉपुलैरिटी है, उनका अपना एक कैरिज्मा है। और जब हम बात दिल्ली की करते हैं तो पूर्वांचलियों का जो एक बड़ा ग्रुप है और उससे अलग भी एक तबके में उनकी अच्छी खासी इमेज कह लें, उनके बोलने के अंदाज के, एज ए लीडर। इनफैक्ट अगर बीजेपी में ही उनको पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सेकेंड मतलब आए कोई और उसके रूप में देखा जा रहा है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो इम्पैक्ट क्या है। और मैंने अभी महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू का जिक्र किया जो उनके लास्ट कैंपेन्स का इम्पैक्ट था। तो दिल्ली में क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ हवा बदल सकते हैं, या हवा बदलना नहीं, मैं ये कहूं कि हवा बीजेपी के पक्ष में कर सकते हैं? देखिए, वो बहुत बड़ा एक क्रेडिट उनको दे देंगे, क्योंकि दिल्ली में जो स्थिति है, एक व्यक्ति एकदम से हवा बदल दे वो वाली स्थिति लगती नहीं है। और एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है बिल्कुल निग्लेक्ट है। और दूसरा, नहीं, तो जैसा महाराष्ट्र में हुआ, जैसा हरियाणा में हुआ, आपको लगता है कि वो दिल्ली में संभव नहीं है? देखिए, दिल्ली का जो 2020 का जो इलेक्शन था वो डेवलपमेंटल मुद्दों पे आम आदमी पार्टी जीती है। पहला इलेक्शन हम बोल सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी था शीला दीक्षित का, और वहां पे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने बेनिफिट किया। पर सेकंड इलेक्शन तो उनके डेवलपमेंटल मॉडल पे वो जीते हैं। अब जो थर्ड इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं
हमारे को करप्शन का जो एंगल है और शीश महल का जो एंगल है, जो सेंटिमेंटली वोटर्स को टच करता है, कि जब एक व्यक्ति जो वीआईपी कल्चर के खिलाफ था वो वीआईपी कल्चर को टच कर लेता है, तो उसमें लोग क्या रिएक्ट करेंगे, ये एक पॉलिटिकल स्टडी है। इसका आउटकम क्या आता है वो देखने के बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं पोलराइज होकर वोट नहीं किए हैं अभी तक। तो योगी आदित्यनाथ का की जो हिंदू वोट कंसोलिडेशन का जो फैक्टर अगर हम देखें, या पूर्वांचली लोगों का कंसोलिडेशन देखें जो कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ, वो अब तक एज अ लिटमस टेस्ट, पॉलिटिकल टेस्ट में वो अभी तक हुआ नहीं है दिल्ली में। दिल्ली का जो लास्ट 2 इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे वोट दिया गया है, उस पर विश्वास करके लोगों ने वोट दिया है। पर क्या ये वाला जो 4th इलेक्शन उनका होने वाला है, क्या लोग उस मुद्दे पे देंगे, क्या लोग हिंदुत्व के मुद्दे पे देंगे? मुझे नहीं लगता हिंदुत्व का मुद्दा इतना ज्यादा कंसोलिडेट होगा दिल्ली में। दिल्ली का जो बेसिक मुद्दा लगता है हमारे साथ ममता जी, देखिए दोनों पैनलिस्ट ने एक बात जो की है, देखिए योगी आदित्यनाथ के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, या जिन अचीवमेंट्स के साथ वो आ रहे हैं दिल्ली में और जिन बातों के साथ वो आगे अपनी स्पीचेस और रैलियां कंडक्ट करेंगे, वो उसकी सभी ने बात की। लेकिन उससे अलग दिल्ली की जनता का जो मिजाज है वो उस तरह से पोलराइज होकर वोट नहीं करती। तो क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ का सिक्का यहाँ चलेगा, या बटेंगे तो कटेंगे दिल्ली में चलेगा? सबसे पहली बात तो मैं एक आम आदमी प्रवक्ता मैम से यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो योगी जी की तारीफ करी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि यूपी में योगी जी ने काम किया है। अब उन्होंने जो सेकंड लाइन बोली ना पहले कि दिल्ली को दिल्ली वालों के हाल पे रहने दो, यानी दिल्ली को लूटने दो, दिल्ली की सड़कों की हालत खराब होने दो, दिल्ली में जो घोटाले, करप्शन, जो भी लूट हो रही है वो होने दीजिए। जो 8,000 यमुना पे खर्च हुए उसको नकार दें, कोई भी घोटाले उसको नकार दीजिए, कैग की रिपोर्ट को आप नकार दीजिए। करोड़ों के बाद भी अगर दिल्ली की कोई भी सफाई नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं होती, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। हमें फिर के लिए योगी और नरेंद्र मोदी जी ने यूपी में जो एग्जाम्पल सेट किया ना डबल इंजन की सरकार से, वो अपने आप में दोहराए जाने वाला एक ऐसा उदाहरण है जो दिल्ली में भी होना चाहिए। और दिल्ली के लोग अब परेशान हैं। सोचिए कोई भी अच्छा मुख्यमंत्री किसी भी परिवार में ये चाहेगा कि शराब का कंजम्पशन बढ़ जाए। बड़े लोग पहले ये कहते थे कि किसी भी परिवार को अगर बर्बाद करना हो तो उसके घर में शराब पहुंचा दीजिए और अगले 3 पीढ़ी तक वो परिवार उस गरीबी से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा, हमेशा एक दलदल में फंस जाएगा। तो ये कार्य कर रही है केजरीवाल सरकार। योगी जी का यहाँ आना उनका 2 तरह से इंपॉर्टेंट है। पहला, ये यूपी का मॉडल प्रस्तुत करना कि किस तरह से किसी भी देश को कितनी पॉलिटिकल विल के पावर के साथ में प्रदेश का उद्धार किया जा सकता है। वहां की सड़कें देखिए, वहां का माहौल देखिए। आप ये तो कहते हैं हम कुंभ को मानते हैं, लेकिन इतने बड़े आयोजन के लिए कितनी बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए, कितनी डिटर्मिनेशन चाहिए, उनके एग्जाम्पल लीजिए। तो योगी जी यहाँ पर डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे लोगों के मनों पर, और डेफिनेटली इस बार भाजपा सरकार को योगी आदित्यनाथ देखिए अब दिल्ली में है, और उनका दिल्ली में आने से क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो इम्पैक्ट जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया वो इम्पैक्ट क्या दिल्ली में हो सकता है? क्योंकि बीजेपी के लिए इस वक्त देखिए, ममता जी आप भी एग्री करेंगी, सवाल तो ये है कि जो 26 साल का वनवास है क्या वो योगी आदित्यनाथ के आने से खत्म होगा? और अगर मैं कह रही हूँ चलिए होता है तो फिर उस जीत के नायक के रूप में किसको देखा जाएगा? और जो सवाल बार बार आम आदमी पार्टी भी आप लोगों पर उठाती है, चेहरा कौन है, चेहरा कौन है? लेकिन खैर मैं एक सवाल मनस्वी जी से भी लूंगी, फिर उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आऊंगी। मनस्वी जी, अब देखिए कुंभ की चर्चाओं के बीच योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में आना, मतलब वो अपने साथ एक अलग तरह की एनर्जी अलग से कैरी कर रहे हैं, वो इंप्रेशन कैरी कर रहे हैं जो कुंभ को लेकर इस वक्त पूरे देश में है, दुनिया में है, और सबकी न्यूज फीड में कुंभ इस वक्त छाया हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट किसी को है नहीं। अरविंद केजरीवाल जिस कट्टर ईमानदार छवि की पॉलिटिक्स करते आए हैं, योगी आदित्यनाथ भी उसी छवि को रिप्रेजेंट इस अंदाज में करते हैं अपने अभी तक के सत्ता शासन को, कि कोई भ्रष्टाचार का डायरेक्ट आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसा नहीं है जो उनके ऊपर कोई लगा सके। दूसरा बड़ा बिंदु यह है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल बार बार करते हैं, योगी आदित्यनाथ उस छवि को भी अपने साथ कैरी करते हैं। तो दिल्ली में उनके इलेक्शन कैंपेन पर निगाहें इसीलिए मीडिया की भी हैं, और उसके असर को भी उसी तरह से उसका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल कांग्रेस को लेकर भी उठता है कि कांग्रेस कहां पर है? जिस एग्रेसिव अंदाज में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे हैं, उस एग्रेसिव अंदाज में अगर कांग्रेस के सीनियर लीडर अपनी
तय की हुई प्रस्तावित रैलियों को भी अगर कैंसिल कर देंगे, अब वो अलग बात है कि हेल्थ रीजन है, क्या रीजन है, वो पार्टी ने जो भी जवाब दिया, पर अगर इस तरह से रैलियां कैंसिल होंगी तो फिर आपकी अवेलेबिलिटी और क्या आप जमीन पर कर पाएंगे, उस पर प्रश्न चिन्ह है। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है ये कांग्रेस के ऊपर कि कहीं ना कहीं वो लगातार हारते हारते अभी वो निराशा की तरफ जाती हुई पार्टी दिख रही है, जहां पे मोमेंटम नहीं है, जहां पे कार्यकर्ता बल नहीं है, जहां पे क्योंकि जीतने की इच्छा खत्म हो गई है और उससे बड़ी जो इच्छा खत्म हुई है, लड़ने की इच्छा खत्म हो गई है। जिस तरीके से उन्होंने एक वॉक अवे कर दिया ये इलेक्शन, वो दिखा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई भी वोट बेस नहीं था, सारा का सारा वोट बेस जो था वो कांग्रेस का था, जो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ। कोई नया वोट बेस तो आम आदमी पार्टी ने क्रिएट नहीं किया। दो ही तरह के वोट बेस थे, एक था कांग्रेस का वोट बेस और एक था कांग्रेस के अगेंस्ट का वोट बेस। अगेंस्ट के वोट बेस में बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह केटर कर दिया, पर जो कांग्रेस का वोट बेस था, दिल्ली के में स्पेसिफिकली बात करूं, पूरे देश में भी जहां पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने ले लिया है जो बीजेपी के अगेंस्ट है, कांग्रेस कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती जा रही है। कांग्रेस ऑपोजिशन में भी सेकंड रोल प्ले कर रही है स्टेट पॉलिटिक्स में, और यही एक कारण है कि जो लीड फ्रॉम द फ्रंट होता है, जो आगे आके खेलने की इच्छा होती है या लड़ने की इच्छा होती है, वो कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रही। जब लीडर ही अवेलेबल नहीं होगा तो कार्यकर्ताओं के थ्रू आप वोट को चैनलाइज करोगे, ऐसा नहीं होने वाला। और भारतीय राजनीति इस तरीके से नहीं चलती। भारतीय राजनीति में हम माने या ना माने, आज की तारीख में भी पर्सनालिटी कल्ट में बहुत ज्यादा बिलीफ है। तो अगर पर्सनालिटी मतलब जो लीडर है, लीडरशिप कल्ट अगर नहीं डेवलप करेगी कांग्रेस, या लीडर अवेलेबल नहीं होगा अपने लोगों के लिए या इलेक्शन के लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस फर्दर मिनिमाइज हो रही है। उनका प्रदर्शन अच्छा था लोकसभा में, पर हरियाणा के बाद, झारखंड के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद और महाराष्ट्र के बाद उनकी मुझे लगता नहीं है कि इच्छा है कि दिल्ली में कुछ करें, कंसिडरेबल करें। हारे या जीते वो एक अलग मुद्दा है, पर लड़ने की जो उत्साह होनी चाहिए या ताकत होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रही, जिसका बेनिफिट आम आदमी पार्टी को जरूर मिलेगा। अगर कांग्रेस कंसोलिडेट होकर लड़ने की कोशिश करती है तो उसका टोटल बेनिफिट, क्योंकि वोट शेयर जो है एंटी बीजेपी जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में डिवाइड होगा, उससे बीजेपी को फायदा होगा। अगर कांग्रेस नहीं अच्छी तरह लड़ती, इसका टोटल बेनिफिट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, और जो पिछले दो इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे इलेक्शन कैंपेन और पूरा तस्वीर पिक्चर किस तरह से आगे जाती है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शन कैंपेन में दिल्ली में जो अंदाज इस वक्त दिखाई दे रहा है वो आगे भविष्य की पॉलिटिक्स को भी तय करेगा। थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।